वेलकम माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 1.2 अपरिमेय संख्याओं के बारे में। पिछले अनुच्छेद में हमने देखा कि देखिए हम लाइन बाय लाइन पढ़ते चलेंगे, साथ में पढ़ते चलेंगे और लाइन को समझते हुए चलेंगे, ठीक है? तो पिछले अनुच्छेद में हमने देखा कि संख्या रेखा पर ऐसी संख्याएं भी हो सकती हैं जो परिमेय नहीं हैं और इस अनुच्छेद में अब हम इन संख्याओं पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने जिन संख्याओं पर चर्चा की है वो P अपॉन Q के रूप की रही है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। अतः आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि क्या ऐसी संख्याएं हैं जो इस रूप की नहीं होती हैं? वस्तुतः ऐसी संख्याएं होती हैं। अब देखिए इस चीज को हम थोड़ा और डिटेल में इस पैरा को और समझने के लिए देखिए मान लीजिए आप बोलते हो कि आधी रोटी। जब आप बोलते हो कि आधी रोटी जब आप बोल रहे हो तो आपको पता है आधे को हम लिख सकते हैं 1/2 के रूप में। जब आप किसी चीज का 1/4 बोलते हो तो आप बोलते हो 1/4 के रूप में। तो P अपॉन Q के रूप में आप लिख पा रहे हो और आपको लगता होगा कि हर संख्या को हम 1/2, 1/4 है तो 1/4 किसी भी रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि वास्तव में जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखिए ये ध्यान देने वाली बात है। मान लीजिए एक रोटी है, एक पूरी रोटी है। गणित को हम अप्लाई करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके आपने 2 टुकड़े कर दिए सपोज, तो वो तो हो गया 1/2, यानी कि आधी रोटी इस तरफ, आधी रोटी उस तरफ। अगर आप इसके 4 टुकड़े कर देते हो, तो आप इसको बोलोगे 1/4, क्योंकि एक रोटी के 4 टुकड़े हो गए, तो ये पोर्शन एक अकेला पोर्शन 1/4। इसी तरीके से आप टुकड़े करते जाएंगे और 1/8, 1 ऐसा आप लिखते हुए चलेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी संख्या हो या रोटी को कोई ऐसी टुकड़ा हो जिसको आप 1 इस रूप में न लिख पाओ? तो वास्तव में ऐसी संख्याएं हैं और यही हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। हमको बॉक्स के अंदर कुछ और दे रहा है। बॉक्स के अंदर अगर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है तो ये इसलिए है ताकि आप इस चीज को समझो और इंटरेस्ट लो। आप गणित के एक अच्छे विद्यार्थी बनो, इसलिए बॉक्स के अंदर अतिरिक्त सूचना हमको दी गई है। और आइए बहुत ध्यान से इसको पढ़ते हैं। ईसा से लगभग 400 साल पहले ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों ने इन संख्याओं का सबसे पहले पता लगाया था और उन्होंने इन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर कहा, क्योंकि इन्हें पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब ये वाला जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें इरेशनल नंबर कहा जाता है। क्यों? क्यों इनका नाम ऐसा रखा? क्योंकि पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इरेशनल किसी भी रेशियो के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि भिन्न के रूप में आप इसे नहीं लिख सकते। तो पाइथागोरस के एक अनुयायी क्रोटोन के हिप्पॉक्स द्वारा पता लगाई गई अपरिमेय संख्याओं के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं, मतलब पुरानी कहानियां चलती हैं। और ये कहा जाता है कि हिप्पॉक्स का एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत रहा। कुल मिला के वो मर गया। और वो क्यों मरा, इसका लिंक कहीं ना कहीं इस बात से है कि उसने सबसे पहले दुनिया में ये खोज की कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप पूछ सकते हो कि भला √2 को अपरिमेय संख्या अगर किसी ने ढूंढा है तो उसके लिए उसकी हत्या क्यों की जानी चाहिए? वास्तव में कुछ लोग कहते हैं कि हुआ ये, जब हिप्पॉक्स ने ये खोज की दुनिया में पहले पहले कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो कुछ लोगों को इससे बहुत जलन हुई और उन्होंने जलन के मारे उसको उसकी हत्या कर दी, क्योंकि वास्तव में फिर वो उन सब में सबसे ज्यादा फेमस हो जाता। खैर बॉक्स समाप्त होता है। अब हम ये देखते हैं कि कह रहा है आइए अब इन संख्याओं की औपचारिक परिभाषा दें, औपचारिक रूप से समझें कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहा जाता है। तो कहते हैं कि संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p अपॉन q के रूप में न लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक हैं। तो p अपॉन q के रूप में
न लिखा जा सकता हो। वही जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। अब कहता है आप यह जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5 तो हम सब ये जानते हैं कि ये तो अनंत तक होती हैं। इसी प्रकार अपरिमेय संख्याएं भी अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। तो इसी प्रकार जिस प्रकार से परिमेय संख्याएं अनंत हैं, उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि खाली अंडर रूट 2 आपने ढूंढ लिया और हिपॉक्स ने आपको अंडर रूट 2 ढूंढ के दे दिया और आपने बोला बस अंडर रूट 2 ही ऐसी संख्या है जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि वास्तव में ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं और इतनी ही है जितनी कि परिमेय संख्याएं हैं जिनसे आप भली भांति परिचित हो, उतनी ही मात्रा में अपरिमेय संख्याएं भी हैं। वही कह रहा है, इसके इन्होंने कुछ उदाहरण दिए जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 15। अब यहाँ पे एक टिप्पणी दे रहा है, चलो इसको भी समझ लेते हैं। कह रहा है आपको याद होगा कि जब कभी हम प्रतीक अंडर रूट 2 का प्रयोग करते हैं या वर्गमूल का प्रयोग करते हैं, तब हम ये मानकर चलते हैं कि संख्या का धनात्मक वर्गमूल है। अतः हम कई बार देखिए बच्चों ये गलती अक्सर हो जाती है और हम जब अंडर रूट 4 करना होता है, तो हम उसके बराबर में सीधे-सीधे लिख देते हैं कि अंडर रूट 4 बराबर 2, जबकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 4 का मान 2 तथा ऋण 2 दोनों ही होता है, क्योंकि 2 गुणा गया 2 बराबर भी होता है किसके? 4 के और ऋण 2 गुणा गया ऋण 2 भी बराबर होता है 4 के, क्योंकि ऋण ऋण का गुणा करेंगे तो धन हो जाता है। तो ऋण ऋण का क्या आ गया? बराबर 4 आ गया। ठीक है, यही कह रहा है ताकि आप ध्यान रखें, इसलिए उसने ये टिप्पणी यहाँ पे की हुई है। आगे देखते हैं, ऊपर दी गई कुछ परिमेय संख्याओं के बारे में आप जानते हैं। उदाहरण के लिए ऊपर दिए गए अनेक वर्गमूलों और संख्या पाई से भी आप परिचित हो चुके हैं। पाई भी हम जानते हैं, पाई से हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है। अदरवाइज पाई पे हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, तो उसको भी आप देख सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है तो। तो पाइथागोरस के अनुयायियों ने ये सिद्ध किया कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। यही बात हमने ऊपर पढ़ी थी, हिपॉक्स ने ये सिद्ध किया था। लेकिन बाद में देखिए 425 ईसा पूर्व के आसपास साइरिन के थियोडोरस ने यह दर्शाया कि सिर्फ अंडर रूट 2 नहीं, 3, 4, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 और यहाँ तक कि अंडर रूट 17 भी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। कह रहा है कि आपको अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर 5 की अपरिमेयता की उपपत्तियों पर चर्चा कक्षा 10 में सिखाई जाएगा आपको कि कैसे आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। और कहता है जहां तक पाई का संबंध है, हजारों वर्षों से विभिन्न संस्कृतियां इससे परिचित रही हैं, परंतु 1700 ईस्वी के अंत में ही लैम्बर्ट और लेजेंड्रे ने सिद्ध किया कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अगले अनुच्छेद में हम इस पर बात करेंगे कि ये अपरिमेय क्यों है। तो चलिए, अगले हमने इतना समझ लिया कि क्या लिखा हुआ है, अब हम अगले अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। आइए हम पिछले अनुच्छेद के अंत में उठाए गए प्रश्नों पर पुनः विचार करें और इसके लिए परिमेय संख्याओं वाला एक थैला लीजिए। जो मान लीजिए आपके पास एक थैला है जिसमें क्या थी? परिमेय संख्याएं हैं और अब आप उन पर उसमें अपरिमेय संख्या भी मान लीजिए सारी अपरिमेय संख्याएं आपने उस थैले में डाल दी। तो क्या अब भी संख्या रेखा पर कोई संख्या बची रहेगी? इसका उत्तर है नहीं। अतः एक साथ ली गई सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। किसको कहेंगे? परिमेय संख्या भी है उसमें और अपरिमेय संख्या भी है। इन दोनों को जब मिला लेते हैं तब वो बन जाता है हमारा रियल नंबर। और रियल नंबर को हम प्रकट करते हैं वास्तविक संख्याओं को आर से। अतः वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है।
अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या रेखा है 0 1 2, एक संख्या रेखा बना लेते हैं -1 -2 है मान लीजिए ये। तो यहाँ पे संख्या रेखा बनाने के आपको पता है 0 और 1 के करेक्ट बीच बीच में जो आएगा वो आएगा 1/2 आएगा, ठीक। वहीं 1/4 यहाँ कहीं पे आएगा। तो आपको लगता है कि अगर कोई संख्या मान लीजिए √2 अगर एक अपरिमेय संख्या है तो क्या वो संख्या रेखा पे कहीं पे आएगी? ये सवाल एक्चुअली पहले भी उठ चुका था और दो जर्मन गणितज्ञ थे केंटर और डेडेकिंस ने इसे सिद्ध किया था। उन्होंने दिखाया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु अवश्य होता है और संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है। इसका मतलब कोई सी भी संख्या हो, चाहे वो अपरिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, उसके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्थान जरूर होगा और वो स्थान उसी के लिए होगा, वहां पे दो संख्याओं के लिए एक स्थान नहीं होगा। तो चलो यहाँ तक हमने समझा। अब आइए देखें कि संख्या रेखा पर हम कुछ अपरिमेय संख्याओं का स्थान का निर्धारण किस प्रकार कर सकते हैं। अर्थात 1/2 तो हमको पता है 0 और 2 के बीच में यहाँ पे 1/2 है। लेकिन अगर हम ये बोलें कि संख्या रेखा पर जरा √2 का स्थान निर्धारित कीजिए, तब एक समस्या क्रिएट हो जाती है। तो जरा हम देखें कि संख्या रेखा पर हम √2 का निर्धारण कैसे करते हैं और ये है उदाहरण 3। अब इसके लिए हम चलते हैं अपने बोर्ड पे। प्रश्न है कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। अभी हमने पढ़ा कि जर्मन गणितज्ञों ने ये सिद्ध किया था कि संख्या रेखा पर हर नंबर के लिए एक स्थान है। तो √2 के लिए स्थान का निर्धारण करना है उसका एक तरीका। अभी हम देखते हैं कैसे इसको करते हैं, इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। और आप समझिएगा, सबसे पहले हम एक संख्या रेखा मान लीजिए ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे 0 मान लेते हैं और यहाँ पे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 2 मान लेते हैं, इस साइड -1 और इस साइड -2। तो ये हमने एक संख्या रेखा बना दी। हम इमेजिन करते हैं, मान लीजिए यहाँ से अगर आप नाप लेंगे जितना एक, उतना ही एक यूनिट आपने ऊपर अगर एक समकोण त्रिभुज खींच लिया और जब आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मिलाएंगे तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है 1 और ये है 90 डिग्री का कोण और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी भी क्या है, 1 यूनिट है। तो हम इसे बना लेते हैं 1 यूनिट। यहाँ से यहाँ की दूरी भी क्या है, 1 है और ये तो 1 था ही। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमको पता चलेगा कि ये कर्ण है। तो कर्ण का हम जानते हैं, कर्ण मान लीजिए इसको, अब ये ट्रायंगल जो बन चुका है ये हो गया है ए, मान लीजिए ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो अब आप देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी क्या है, 1 के बराबर है 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर एक का वर्ग कितना होता है, 1 प्लस 1। ए सी स्क्वायर बराबर तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, √2। तो यहाँ पे जो ए सी की वैल्यू है वो आ गई √2। तो हमें पता है ए और सी यहाँ के बीच की दूरी क्या है, √2 है। अब हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से यहाँ तक की दूरी को मैप करके फिर उसको धीरे धीरे प्रकार की सहायता से इसको इधर को मिलाएंगे। क्योंकि मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको प्रकार नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो मोटा मोटा जब आप इसको यहाँ पे मिलाएंगे तो यहाँ पर आपको एक स्थान प्राप्त होगा और जो स्थान किसका होगा, √2 का। तो अब हमने समझा कि √2 को हम कैसे √2 का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। ये उदाहरण 2 के लिए था, इसी के साथ मैं उदाहरण 3 भी मर्ज कर रहा हूं। आप देखिए उदाहरण
3 उदाहरण 3 में क्या पूछ रहा है हमसे, अभी देख लेते हैं। ये उदाहरण नंबर 2 था और ये उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 देख लेते हैं। हमने यहाँ पे अंडर रूट 2 यहाँ पे दिखा दिया। अब उदाहरण 3 देखिए, कहता है वास्तविक संख्या रेखा पर अंडर रूट 3 का स्थान निर्धारण कीजिए। और फिर से हम चलते हैं अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ। और उदाहरण 3 क्या किस बारे में था कि आप उदाहरण 3 पूछता है कि अंडर रूट 3 का स्थान निर्धारित कीजिए। सेम लॉजिक पे देखिए, हम इसी ट्रिक को अपनाएंगे। यहां से यहां तक का हो गया अंडर रूट 2 के बाद हमने यहाँ पे देखा कि मान लीजिए हम यहां से एक फिर से हम अंडर रूट 2 निकाल देते हैं। तो इसी मेथड से हमको पता है ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट 2 होगा। अगर आप इसी पे और 90 डिग्री यहाँ से 90 डिग्री मेंटेन करते हुए अगर इसी लंबाई का एक मान लीजिए 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट आप अगर इसको और आगे बढ़ा देते हो और उसके बाद इसको आप फिर से यहाँ से मिला देते हो, तो अब ये जो त्रिभुज बनता है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी बनता है। पाइथागोरस प्रमेय लगाने से फिर से हमें पता चलेगा कि ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, एक का स्क्वायर, जो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये एक का एक ही रहेगा, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर 3, यानी कि ए सी बराबर अंडर रूट 3। अब आपको पता चल गया ये वैल्यू है आपकी अंडर रूट 3। फिर से प्रकार की सहायता से जब आप यहाँ से यहाँ तक का चाप खींचेंगे और उसके बाद प्रकार को ऐसे ऐसे आप यहाँ पे ले आएंगे, तो तब आपको जो ये पॉइंट प्राप्त होगा, ये है अंडर रूट 3 का स्थान संख्या रेखा पे। इस तरीके से आपने अंडर रूट 2 का स्थान भी निकाला और अंडर रूट 3 का स्थान भी संख्या रेखा पे निकाल दिया। और जब आप अंडर रूट 3 का स्थान भी निकाल देते हो, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे ये टॉपिक यहाँ पे एक्चुअली समाप्त हो। अब हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 और उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खूब पढ़िए और ध्यान लगा के पढ़िए।